नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। आमने सामने में हम आपके सामने ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आते हैं जो समाज और राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक की भूमिका में होते हैं, जिनका जीवन जो है वो मार्गदर्शक की भूमिका में होता है और आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और उनके बारे में जानते हैं। ऐसे ही एक मेहमान के साथ हम आज फिर हाजिर हुए हैं। हम स्वागत करेंगे श्रीमती निधि खरे जी का। ये भारत सरकार की सचिव हैं और झारखंड के लिए बहुत ही जाना पहचाना नाम है। झारखंड में कई जिलों की कमान इन्होंने संभाली है और कई विभागों में काम किया है। अभी फ़िलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे है। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि आपका जो पूरा कैरियर ग्राफ और जीवन जो आपके बायोडाटा को देख के लगता है कि बहुत आपकी यात्रा बहुत जगह पे हुई है, बहुत लंबी यात्रा रही है। तो लखनऊ से निकल के बिहार, झारखंड, दिल्ली तक आपकी यात्रा रही है, लेकिन इन यात्राओं की एक यादें भी होंगी, ख़ासतौर पे बचपन की यादें। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसी रही आपकी बचपन की, क्या यादें हैं, कैसे यात्रा शुरू हुई आपकी और अभी क्या स्थिति? मेरा जन्म जम्मू में हुआ और मेरी जो बहुत शुरुआती पढ़ाई है वो जम्मू में प्रारंभ हुई। उसके बाद कुछ वर्ष के लिए देहरादून और फिर उसके बाद जो भी पढ़ाई हुई अप टू एमएससी वो मेरी लखनऊ में हुई। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने बायोकेमिस्ट्री में एमएससी किया और उसके बाद यूपीएससी की परीक्षा दी और जिसमें कि 1992 में मेरा सिलेक्शन हुआ जी। उसके बाद बिहार कैडर मिला, फिर बिहार कैडर मिला जी। और बिहार में कुछ वर्ष काम करने के बाद जब बिहार का बंटवारा हुआ तो फिर झारखंड कैडर में भी कार्य करने का सौभाग्य मिला जी। आप जिस समय बिहार कैडर आपको मिला था उस समय बिहार, उससे पहले क्या कभी बिहार आना हुआ? नहीं, कभी नहीं। अच्छा। लेकिन बिहार बहुत फेमस था उस समय, जो राष्ट्रीय जो खबरों में हमेशा बिहार। तो बिहार कैडर मिला तो घर में कोई चिंता नहीं हुई कि बिहार जा रही है बेटी? वास्तव में ऐसी कोई चिंता मतलब मेरे माँ बाप को नहीं हुई, क्योंकि मेरे पिताजी भी जिस जॉब में थे वो ट्रांसफरेबल जॉब था और वो हमेशा हम लोगों को बताते थे कि हमारा देश कितना बड़ा है, कितना डाइवर्स कंट्री है और हमें हर जगह जाना चाहिए, अलग अलग जगहों को जा कर के देखना चाहिए। बहुत कुछ हम अपने से उन्हें सिखाते भी हैं और सीखते भी हैं। तो ये एक आपको बहुत ही बड़े और व्यापक दृष्टिकोण आपको देता है। तो ऐसी कभी घर में इस तरह की मतलब कोई चिंता और ऐसी कोई जिक्र भी नहीं हुआ कि बिहार में बेटी जा रही है तो क्या होगा। जी। तो क्या अनुभव रहे आपकी पोस्टिंग या ट्रेनिंग जो आपके बिहार? बल्कि मेरे जो बैचमेट्स थे, जब उन्हें पता चला कि मेरा बिहार हुआ है तो शायद उन्हें ऐसा लगता था कि मैं शायद उसके लिए उपयुक्त नहीं हूँ, क्योंकि उन्हें लगता था कि मतलब बहुत लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है और कुछ दबंगई है या लॉलेसनेस है, ऐसा करके लोग सोचते थे। तो वो मेरे को बहुत अपने अनुभवों से, और ये ख़ास करके बिहारी जो हमारे बैचमेट्स थे वो बड़े परेशान थे। मतलब अपने राज्य के बारे में आपको वो अपने राज्य के बारे में मुझे उन्होंने बहुत तरह से गाइड किया और उन्होंने मतलब भरसक कोशिश किया ये बताने की कि मतलब वहाँ डरना नहीं है एंड सो ऑन। बट मुझे ऐसा कभी लगा नहीं, और बल्कि मैं एक वाक़या सुनाती हूँ कि मैं जब गया पहुँची तो हमारी ट्रेन 4 बजे पहुँची और मैं उस प्लेटफॉर्म पे वर्चुअली उस समय पहुँचने वाली शायद अकेली लड़की और एक बॉक्स, मतलब सारा सामान वगैरह ले करके, उस ज़माने में तो बॉक्सेस होते थे। तो और ज़िला प्रशासन से कोई संपर्क नहीं था, क्योंकि कोई उस ज़माने में मोबाइल्स भी नहीं थे। तो अब मैं वहाँ वेट कर रही थी कि मतलब जब सवेरा होगा तो शायद कोई खबर आएगी और फिर कहाँ जाना है मुझे पता नहीं। तो इस दरमियान मैंने देखा वहाँ पे कि एक व्यक्ति जो है वो काफ़ी देर से मतलब घूर रहा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि फिर मैंने सोचा कि हो सकता है अकेली लड़की समझ करके ऐसा हो रहा है। लेकिन उस व्यक्ति ने आकर के मुझसे कहा कि
आपने आईएएस की परीक्षा कैसे पास की? तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसे कैसे पता। और एक तरह से फिर मैंने उसको समझाया, मैंने उसे गाइड किया, जो भी मेरे पास जो भी अवेलेबल था वो मैंने उसको गाइड किया। लेकिन आई टुक इट एज अ वेरी पॉजिटिव, यू नो, अ वेरी ऑस्पिशियस मोमेंट। और मुझे लगा कि फ़िज़ूल में लोग बिहार को इस तरह से बदनाम करते हैं। बिहार बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही लोग वार्म हैं, बहुत ही गर्मजोशी से अपने संबंधों को भी निभाते हैं, और बहुत आप मतलब उनमें भी इच्छा है कि कुछ बेहतर किया जाए। तो ख़ास करके सिविल सर्वेंट्स से उनकी बहुत अधिक अपेक्षा भी है जी। तो जो आपको हमेशा ऊर्जावान बनाए रखती है, आपको लगता है कि नहीं हमें करना ही चाहिए। जी। तो वहाँ पे जो मैंने समय बिताया वो मेरे लर्निंग के लिए भी, और इस जज्बे को कायम रखने के लिए कि हम जिस सर्विस में आए हैं उसमें हमें लोगों की जनसेवा करनी ही चाहिए, क्योंकि वो जो इन रिटर्न वो कुछ नहीं देते, लेकिन वो जो अपना प्यार भरा आशीष देते हैं वो सबसे कीमती और सबसे बेहतरीन धरोहर है। आपकी ट्रेनिंग गया में हुई और पोस्टिंग फिर हाजीपुर में। हाजीपुर तो मेरी पहली पोस्टिंग फिर हाजीपुर हुई, और उसके बाद सेकंड पोस्टिंग मेरी एसडीओ सरायकेला हुई। तो एसडीओ सरायकेला में मैंने एक जनसंपर्क का बड़ा एक अभियान किया, और वो उस समय था जबकि डायन विरोधी मतलब इस तरह की बहुत सारी हत्याएं होती थीं। तो हम लोगों ने पदयात्राएं निकाली, मैंने अपने पति के साथ, जो कि उस समय डीसी चाईबासा थे, तो उनके साथ हम लोगों ने पूरे जनसमूह को ले करके इस कुरीति के अगेंस्ट हम लोगों ने पहली बार डायन के खिलाफ जो है वो अवेयरनेस का कार्यक्रम वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो वहीं से स्टार्ट हुआ, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जिस महिला को मैंने रेस्क्यू किया, छुटनी महतो, उसको पिछले वर्ष पद्मश्री मिला। तो वो एक ऐसा ऑनर है कि मुझे वो बहुत खुशी देता है। हम लोगों ने जो कार्य उस समय हम में से किसी को नहीं पता था कि वो कार्य इतना सराहा जाएगा, और छुटनी महतो जी ने फिर बाद में अपने जैसी ही जो डायन करार दी जाती हैं और जिनकी हर तरह से मतलब चाहे बदसलूकी हो, मारपीट हो, या इवन जान गंवाने तक की नौबत आ जाती है, उन महिलाओं को उन्होंने रेस्क्यू किया, जिसके लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री दिया। मुझे याद है कि उन्होंने इंटरव्यू में आप लोगों का जिक्र भी किया, और ख़ास तौर पे तस्वीरें भी आई थी अखबारों में कि वो मिलने भी गए थे आप लोगों से, आपसे और जो आदरणीय सलाहकार महोदय उनसे भी। जी जी। तो ये कनेक्शन मतलब एक ब्यूरोक्रेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पब्लिक से कनेक्ट रहें, लेकिन समाज में या कुछ ब्यूरोक्रेट्स में भी ये चीज़ देखा जाता है कि वो पब्लिक से दूर रहना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि जिस भावना से आप खास करके अगर पब्लिक सर्विस में आप आए हैं, तो आपका पहला उद्देश्य ही है लोगों के साथ एंगेज करना, लोगों की समस्याओं को समझना, लोगों की समस्याओं का निराकरण करना, उनके बीच में खुद मतलब उनके जैसा ही बन करके कार्य करना, उनका विश्वास जीतना, और ये सुनिश्चित करना कि हम सभी अगर विकास के पथ के सहभागी हैं, तो बिना पब्लिक के इन्वॉल्वमेंट के हमें कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। तो मैंने अपने करियर में तो जन सहभागिता को हमेशा ही प्राथमिकता रखी है। जी, शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि राज्य के जब आप डीएम थी, मतलब झारखंड बनने के बाद बिहार से, तो बाबूलाल मरांडी जब सीएम थे तब आप उनके जो गृह जिले या उनका जो क्षेत्र था वहाँ की डीसी थी, फिर मुंडा जी आए तो फिर आप जमशेदपुर में आए, तो वो भी एक मायने रखता है कि मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र को भी ठीक से रखना। कुछ यादें अगर हो इस तो बताएं। बिल्कुल, मतलब ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसी जगहों को सर्व करने का मौका मिला, और जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ उनकी भी जो आकांक्षाएं रहती हैं, उनके मन में भी ये रहता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है या जो हमारा क्षेत्र है
या जहाँ से वो भी आते हैं, उनके मन में भी बहुत तीव्र इच्छा होती है कि इसका विकास हो। तो अगर उन्होंने मुझे इस लायक चुना तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था। और कभी भी मुझे किसी भी तरह की इस तरह की कोई परेशानी नहीं आई, कोई इंटरफेरेंस की या किसी भी अन्य प्रकार के दबाव की। शायद मुझे लगता है कि चूँकि मैं हमेशा से ही बहुत जन कल्याण के कार्यक्रमों से जुड़ी रही हूँ। मैं जब मधुबनी में भी कलेक्टर थी तो वहाँ पे डेयरी फेल हो चुकी थी और 2 बार डेयरी को चालू करने के लिए सरकार की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन वो फेल हो गई। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझ पर बड़ा भरोसा करके जो आज वहाँ मुख्य सचिव हैं, तो उन्होंने कहा भी कि आप जा रही हैं लेकिन आप कम से कम वहाँ डेयरी को स्थापित करें। तो बहुत अध्ययन किया, लोगों से मिले, बहुत सोचा कि भाई आफ्टर ऑल जब दूसरी जगह सक्सीड हो रही है तो मधुबनी में क्यों फेल हो रही है। और फिर हम लोगों ने बहुत व्यापक उसका कार्यक्रम किया। किसानों को हम लोगों ने पंजाब भेजा, हरियाणा भेजा और वहाँ पे उन्होंने खुद रह करके अपने पसंद की गाय को चुना और वो पूरी ट्रेन भर करके करीब 500 गाय के करीब ये वापस आई। तो एक बड़ा विहंगम दृश्य था। और जब ये लोग वहाँ से लौटे तो दे बिकेम द चेंज एजेंट्स, यानी कि क्योंकि इन्होंने पंजाब और हरियाणा के किसानों को देखा था तो ये खुद ही समझ गए उनके बीच में रह करके कि हम वो क्या गलतियाँ कर रहे थे और हमें वो क्या सही बातें करनी चाहिए जिससे हम सफल हो सकें। तो मधुबनी में डेयरी इस प्रकार से स्थापित हो सकी। इसका इम्प्लीमेंटेशन लेवल जो है वो आपका मतलब बेहतर रहा, रिकॉर्ड रहा है। शायद इसी वजह से ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे आप लगभग 4 साल से हैं, लेकिन फिर भी अभी भी लोग चर्चा करते हैं। जब भी आप झारखंड दौरा पे आती हैं तो लोगों की संख्या, मिलने वाले लोगों की संख्या बहुत रहती है। ये मतलब मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि लोग जानना चाहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि बिहार और झारखंड में लोगों में बहुत आत्मीयता है और लोग आपके प्रति हमेशा अच्छा सोचते हैं। तो ये मुझे भी बहुत ऊर्जावान बना के आप अगर करते हैं कोई काम, आप रहे ना रहे, वो आपका नाम रहता है, वो उससे हजारों लोगों को फायदा होता है। तो इस तरह क्या क्या जो है पॉलिसी आपके समय में आया? मैं यही कहूँगी कि हर एक पोस्टिंग में मैंने ये प्रयास किया कि जो आपके रूटीन वर्क हैं इनके अलावे भी आप एक इनोवेटिव तरीके से आप क्या काम कर सकते हैं और आप अपनी लकीर कितनी अधिक लंबी खींच सकते हैं। तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरी पोस्टिंग का टेन्योर कितना है या ये अच्छी पोस्टिंग है कि ये बुरी पोस्टिंग है। मैंने कभी प्रयास भी नहीं किया कि मुझे ये मिल जाए कि वो पद मिल जाए। तो जहाँ कहीं भी पोस्टिंग हुई मैंने मतलब फ्रॉम द डे 1 मैंने मतलब इस तरह से उसको एक चैलेंज के रूप में, एक चुनौती के रूप में लिया कि जो पद मिला है वो सोच समझ करके सही मिला है और इसमें ही क्या कुछ करने की संभावनाएं हैं। तो बिना ज़रा भी समय बर्बाद किए हुए मैंने बहुत कोशिश किया। जैसे हेल्थ में ही मैंने आयुष्मान भारत का यहाँ पर रांची से पूरे कंट्री में लॉन्च हमारे ही स्तर से हुआ। इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेजेस, जो नए मेडिकल कॉलेजेस थे उनको खोलने की बात थी। एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने जमशेदपुर में टाटा के सहयोग से मणिपाल को हम लोग लेकर के आए, क्योंकि एक ये दिखाई देता था कि मुश्किल से 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें भी बहुत ही कम सीमित सीट्स हैं। तो सारे बच्चे झारखंड के जो मेधावी बच्चे हैं वो सभी कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर हम यहीं पे मेडिकल कॉलेजेस खोलें तो निश्चित रूप से न केवल बच्चे यहाँ पढ़ेंगे बल्कि यहाँ के लोगों को भी बेहतर मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें भी बाहर इलाज के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। कैंसर हॉस्पिटल भी वो ज़मीन वगैरह का जो भी था, मतलब उसकी जो नींव रखी थी वो एक तरह से मेरे कार्यकाल में हुई। तो टारगेट
सभी पदाधिकारियों को करना चाहिए कि वो जिस जगह भी बैठे हों वो अधिक से अधिक वो जन कल्याण की क्या क्या योजनाओं को न केवल ला सकते हैं बल्कि उनका अमल भी अच्छे से करा सकते हैं। मतलब आप किसी भी पद पे रहें, मतलब पद सब जो है वो महत्वपूर्ण नहीं होता, ये सोच के आप काम करें तो रिजल्ट आएगा। ये सारे मैंने अधिकारियों के लिए एक संदेश है। तो झारखंड में कुछ काम जो आपको करने थे, जो लगता है कि ये चीज़ होना चाहिए था? देखिए, होना चाहिए था ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जब बिहार के समय भी मैं झारखंड के उन क्षेत्रों में काम कर चुकी हूँ और जब झारखंड बना उसके बाद भी काम किया, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मूल संसाधन थे वो उनका बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। इसी तरह से जो गरीबी थी वो भी कम हुई है, जो बेरोज़गारी थी, जो इतना अधिक पलायन होता था, वो भी काफ़ी हद तक, चूँकि रोज़गार के साधन बढ़े हैं, तो इसलिए आई होप वो भी थोड़ा कम हुआ हो। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये उत्तरोत्तर विकास की राह पर है और आने वाले समय में अच्छा करेगा जी, ऐसी उम्मीद भी है। आप आकांक्षी जिला रांची की प्रभारी भी हैं, आप लगातार जो हैं वो आती हैं, निरीक्षण करती हैं, क्या स्थिति है अभी? तो एक तो ज़िला रांची जो है वो आकांक्षी ज़िला है। इसका अर्थ ये है कि कुछ एक जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो जो नेशनल पैरामीटर्स के, जो एवरेज नेशनल पैरामीटर्स हैं उनसे पीछे हैं। तो इसमें विशेष रूप से जो न्यूट्रिशन का एक पैरामीटर है कि बच्चों में स्टंटिंग, बच्चों में एक 6 महीने के बाद उनका वेट लॉस होना, ये सारी समस्याएं हैं जिस पर काफ़ी एकीकृत रूप से कार्य किया जा रहा है, जिसमें मदर, चाइल्ड, आंगनवाड़ी, हेल्थ, इन सभी डिपार्टमेंट्स का एक सहयोग है। इसके साथ साथ शिक्षा के भी जो कुछ मानक हैं, जो राष्ट्रीय औसत मानक हैं, उनसे भी कुछ हद तक कभी कभी वहाँ पे इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो एक वो मानक है। रोज़गार एक दूसरा मानक है, क्योंकि यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, खास करके कृषि और कृषिएतर जगहों पे। तो आकांक्षी ज़िला होने से एक फ़ायदा ये है कि पूरे ज़िला प्रशासन के सभी लोगों को ये पता होता है और वो अपनी भी ऑडिटिंग कर रहे होते हैं कि ईयर ऑन ईयर हम कितनी प्रगति कर रहे हैं। और यहाँ पे मॉनिटर करने से भी एक समय समय पे जो नेशनल लेवल पे जो गुड प्रैक्टिसेस हैं, जो अन्य ज़िलों में लोगों ने अपनाया, उनके साथ भी एक शेयरिंग हो जाती है। तो ये भी एक अच्छा अनुभव रहा है। अभी मैं जैसे कैच द रेन अभियान के अंतर्गत आई हूँ, जो कि जल ही जीवन है या जल शक्ति अभियान के अंतर्गत। तो इसमें किस तरह से इस पूरे अभियान के अंतर्गत हमें ये सुनिश्चित करना है कि रांची, जो कि एक वाटर स्केर्स डिस्ट्रिक्ट के रूप में अब आ गया है, यानी कि पूरे राष्ट्र में कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स को ये पाया गया कि यहाँ पे पानी की उपलब्धता जो है वो कम हो रही है और अगर कुछ नहीं किया गया तो और भी ख़राब स्थिति पे पहुँच सकती है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी एक्सटेंसिवली मैं गई देखने के लिए भी जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं और लोगों के साथ मिलजुल करके कैसे हम जहाँ भी बारिश हो रही है वहाँ पे उस जल का संचयन करें, उस जल को रोकें, चाहे वो खेत हो, चाहे वो हमारे फॉरेस्ट हो, चाहे रिवर्स हों, या शहर के अंदर भी हम किस तरह से करें। तो एक समय में रांची का जो मौसम था वो इतना अच्छा हुआ करता था कि इसे बिहार का हिल स्टेशन कहा जाता था और ज़रा सा भी अगर टेम्परेचर बढ़ता था दिन का तो इमीडिएटली बारिश हो जाती थी। लेकिन आप देखें कि हमारे जो मौसम में जो परिवर्तन है वो इन 30 वर्षों में कितने अधिक हुए हैं और अगर और पीछे जाएं तो शायद और भी अधिक कॉन्ट्रास्ट या बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। तो इसके लिए हम सभी को मिल करके एक अभियान की शक्ल में कार्य करना होगा ताकि हम जो भी वर्षापात है
आज भी वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि रांची में कम से कम 1600 मिलीमीटर पानी बरसता है, जबकि अन्य जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो वाटर स्केर्स डिस्ट्रिक्ट हैं, कई जगह पे सिर्फ 400 मिलीमीटर बरसता है। लेकिन हमारे यहाँ बरसता है और फिर वो बह जाता है। तो उसे रोकने के जो संरचनाएं हैं, उसकी रोकने की जो उपाय हैं, वो ग्रामीणों के साथ भी मिलकर के और जो शहरी लोग भी हैं वो किस तरह से रोकें ताकि हमारा जो ग्राउंड वाटर जो इतना नीचे चला गया है वो रिचार्ज बेहतर हो और आने वाले समय में किसी को पानी की किल्लत नहीं हो। नहीं, ये अब तो दूसरे राज्यों में भी जाती होंगी। स्टेट गवर्नमेंट एज ए ब्यूरोक्रेट्स, आपको क्या लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट खासतौर पे झारखंड और भारत सरकार में काम करने के क्या मूलभूत क्या फ़र्क नज़र आता है? देखिए, फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि केंद्र सरकार में आपकी पब्लिक डीलिंग बहुत सीमित होती है और वहाँ पे आप पॉलिसी मेकिंग करते हैं, तो वो पूरे देश के लिए करते हैं। इसलिए आपका दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक हो जाता है, क्योंकि हमारा कंट्री खास करके जो कि इतना डाइवर्स है, कहीं पे पहाड़ों की समस्या है तो कहीं पर समुद्र से सटे हुए हमारे राज्य हैं। तो एक व्यापक दृष्टिकोण किसी भी समस्या को देखने के लिए एक नेचुरल आ जाता है। यहाँ पे राज्य में क्या होता है कि आपकी पब्लिक डीलिंग बहुत होती है, तो आपको दूसरा संतोष होता है कि आपने जो कार्य किया उसका तुरंत आपको फल मिला। तो दोनों जगह मतलब अलग अलग सेटिस्फैक्शन है और दोनों की अपनी खूबियाँ हैं। जो कई जो स्कीम थे जैसे डीवीटी, अभी आप उपभोक्ता मंत्रालय में जो आपके सर, ये सारे जो स्कीम्स है जो लागू हुए और उसका जो फल मिल रहा है लोगों को, तो ये कहाँ से आइडिया दरअसल है? तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब मैंने यूपीएससी की परीक्षा दी और मुझे लगा कि मुझे आईएएस बनना चाहिए, उस समय भी उद्देश्य यही था कि हम कैसे लोगों की मदद करें, कैसे हम जो पेटी करप्शन है, जो इनएफिशिएंसीज़ है, जो डिले होता है, हमें कोई चीज़ मिलनी है लेकिन वो डिले है, आप चक्कर काट रहे हैं ऑफिसेस के, आप बार बार लोगों से पूछ रहे हैं, फिर कई बार लोग पेटी करप्शन पे उतरते हैं कि भाई आप इतना पैसा दीजिए तब आपका काम होगा। तो इन सब चीज़ों से बहुत ही एक असंतोषजनक एक इस व्यवस्था को देख करके लगता था कि इस तरह से तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम जो भी सरकारी जिस किसी को भी जो कुछ भी मिलना है वो समय पे मिले, वो बिना किसी करप्शन के मिले और उसे फटाफट उसके अकाउंट में मिल जाए। तो ऐसा सोच करके वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स हम लोगों ने प्रारंभ किया 2013 के आसपास, और लेकिन वो मतलब कंप्लीट हुआ समझिए 2015 में। और ये बहुत सुखद था क्योंकि पूरे जीवन भर कोशिश करते रहे, जब भी किसी से मिलते तो लोग कहते कि भाई इसके लिए तो इतना पैसा लगता है, इसके लिए तो उतना पैसा लगता है, अपनी स्कॉलरशिप्स निकालने के लिए, पेंशन निकालने के लिए। तो ये बहुत ही अंदर तक एक तरह से मन को ख़राब करता था कि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इसके बाद भी ये रिज़ल्ट्स क्यों नहीं आते हैं। तो इसका अर्थ है कि हमें अपनी व्यवस्था को ही परिवर्तित करना होगा। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के टूल्स को अडॉप्ट करके ही आप इस प्रकार के सारे गलत सलत कामों पर नियंत्रण पा सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी था। ये मैंने डीबीटी से सीखा। अभी मैं कंज्यूमर अफेयर्स में हूँ, जहाँ जागो ग्राहक जागो के अंतर्गत हम समझिए प्रत्येक महीने लगभग 1 लाख लोगों की कंप्लेंट्स का सीधे सीधे निस्तारण करते हैं, और बहुत सारी जो कंप्लेंट्स हैं फिर वो कंज्यूमर कमीशंस में जाती हैं। अब विभाग का ये एक तरह से विज़न है कि हम इसको स्पीडी रिड्रेसल के लिए कैसे तैयार करें, कि हम केसेस को हमने अभी जैसे इसमें भी हमने जो आईटी टूल्स हैं उनको लगाया, और हमने ये इंश्योर किया कि पहली चीज़ जो हमारा नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है 1915, इस पे दिन रात आप
जी। अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो आपको कॉल एजेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमने इसे व्हाट्सएप से इंटीग्रेट किया कि आप अपने बिल को उस पर अपलोड करें और आपकी जो भी समस्या है उसको लिख करके आप अपनी कंप्लेंट को दायर कर सकते हैं और 45 डेज़ के अंदर आपकी कंप्लेंट्स का निस्तारण हो जाएगा। और समझिए 87% ऐसी जो कंप्लेंट्स हैं जो बिल्कुल पेटी नेचर की हैं वो हम उसका निस्तारण भी कर लेते हैं। जी। तो ये अच्छा। एक मतलब संतोष की बात लगती है। अब कार्यक्रम को ख़त्म करने का समय आ गया, लेकिन एक सवाल है जो हर दर्शक के मन में होता है कि निधि खरे तो इतना बिजी रहती हैं और कई अब और भी जो महिला अधिकारी बन रही है, IAS बन रही हैं, उनके लिए भी ये शायद एक मदद करेगा। कैसे सामंजस्य कैसे बैठाती हैं ऑफिस, घर और दूसरी चीज़ों को? तो एक जो बाहर खास करके जो कार्यशील महिलाएं हैं उनके लिए ये एक हमेशा चुनौती बनी रहती है कि घर और ऑफिस का बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ये भी आप कह सकते हैं कि आई वॉज फॉर्चुनेट टू हैव अ वेरी अंडरस्टैंडिंग पार्टनर। और फिर मेरा बहुत सपोर्ट सिस्टम भी था, जैसे मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ ही रहती थी। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं जो यंग लड़कियां हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगी कि अपने परिवार के जो आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके प्रति हमेशा एक रिस्पेक्ट रखिए और उन्होंने भी जीवन में कुछ किया है इसकी इज़्ज़त करिए, क्योंकि वो इस इज़्ज़त के हकदार हैं जी। और अगर सब लोग एक सामंजस्य के साथ रहें तो ज़रा भी मुश्किल नहीं है, बल्कि आपके बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो सब लोग फिर मिल बांट करके उसका हल निकाल लेते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आमने सामने में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी दूसरे शख्सियत के साथ हम बात करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।